हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं। तो आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो आप इसके नोट्स भी बना लीजिएगा और आप ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको ये टॉपिक जो है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। तो हमारे एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है बोर। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज ए पार्टिकल। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है जो क्या कर रहा है, न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहा है, चक्कर लगा रहा है। लेकिन आगे हमारे और साइंटिस्ट आए, डी ब्रोगले और हेजनबर्ग। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन एक वेव है, वो पार्टिकल नहीं है। अब वेव कैसे से घूम सकती है, वेव थोड़ी ऐसे घूम सकती है। मतलब अब तक के हमारे जितने पीछे जितने भी मॉडल थे वो सारे क्या हो गए, गलत हो गए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, वो पार्टिकल नहीं है। तो इसे हम वेव मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं और इसे हम क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी बोलते हैं। जब हम बहुत छोटी चीज़ की बात करते हैं ना, बहुत छोटे लेवल की, मतलब जब हम एटम के अंदर की बात करते हैं तब हम क्वांटम्स की बात करते हैं। तो ये मॉडल क्या बोलता है, ये मॉडल बोलता है इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। आप इलेक्ट्रॉन को वैसे डिफाइन ही नहीं कर सकते क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो एक वेव है, वो पार्टिकल है ही नहीं। तो डिस्कवरी चलती रही और इसमें हमारे सबसे बड़े साइंटिस्ट आए, श्रोडिंगर। तो उन्होंने क्या दे दी, इलेक्ट्रॉन्स जो वेव थी उसकी इक्वेशन दे दी। और ये कोई छोटी सी बात नहीं है कि इलेक्ट्रॉन्स की वेव की इक्वेशन दे दी, बहुत बड़ी बात थी। तो इन वेव की किसी ने इक्वेशन नहीं दी थी, इनको डिफाइन करने का तरीका किसके पास नहीं था। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट थे श्रोडिंगर, उन्होंने क्या दी, इलेक्ट्रॉन वेव की इक्वेशन दी, जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। उन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी वेव है। मतलब हम बता नहीं सकते कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, नहीं, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन्स की, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज ए वेव। इलेक्ट्रॉन एक वेव पर इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है, उसके लिए उन्होंने एक इक्वेशन बनाई जिसे हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन भी बोलते हैं। श्रोडिंगर ने इलेक्ट्रॉन वेव इक्वेशन तो दे दी और उसके साथ में उन्होंने 3 वेरिएबल्स भी दिए विच रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पोजीशन वेयर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। मतलब इलेक्ट्रॉन को पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मैक्सिमम है। इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन तो मिल ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि वो एक वेव है, वेव की थोड़ी कोई एग्जैक्ट पोजीशन होती है। लेकिन हमें प्रोबेबिलिटी मिल सकती है कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पाए जाते हैं। हम वहाँ पर बता सकते हैं कि हाँ, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। अब श्योर नहीं है वो इलेक्ट्रॉन ही है। तो ये क्या बताता है, ये बताता है प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताता है ये। आप इसे एक एग्जांपल से समझ सकते हो। तो हमें इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पर है। अब सपोज कीजिए आप किसी कंट्री में रहते हो, कंट्री में भी आप किसी स्टेट में रहते हो, अब स्टेट में भी आप किसी सिटी में रहते हो, सिटी में भी कोई एरिया होगा, आप उस जगह पर एक्चुअल में रहते हो, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रॉन्स है। इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इलेक्ट्रॉन्स किसी शेल में रहते हैं। अब शेल में क्या होती है, सब शेल होती है। अब सब शेल में क्या होती है, ऑर्बिटल्स होते हैं, उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो आप इस एग्जांपल से समझ सकते हो कि कोई शेल है, शेल के अंदर क्या है, सब शेल है, सब शेल के अंदर क्या है, ऑर्बिटल्स है, जिसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रॉन्स के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो इन्हीं सेल, सबशेल और ऑर्बिटल्स को हमने नाम दिया क्वांटम नंबर्स, जो होते हैं हमारे 4। और जो हमें क्या डिफाइन करते हैं, हमें डिफाइन करते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बताते हैं। तो ये था हमारा क्वांटम नंबर का इंट्रोडक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। तो पहला होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे एन से डिनोट करते हैं। दूसरा होता है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एल से करते हैं। तीसरा होता है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जिसे हम एम से करते हैं। और चौथा होता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस से डिनोट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में प्रेजेंट है। इट गिव्स आल्सो एन आइडिया अबाउट एनर्जी ऑफ शेल। ये हमें एनर्जी ऑफ शेल के बारे में बताता है और साइज ऑफ ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। तो n की जो वैल्यू है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होती। n की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है, इनफाइनाइट तक जाती है। और इन शेल को हम क्या नाम दे देते हैं, k l m n। तो जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती है वैसे वैसे एनर्जी और साइज भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। तो जैसे जैसे n की वैल्यू इंक्रीज होगी वैसे वैसे एनर्जी और साइज दोनों क्या होंगे, इंक्रीज होंगे, और वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। तो एनर्जी के लिए एक फॉर्मूला है, En इजिकल्स टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर डिवाइड बाई एन स्क्वायर। जेड यहाँ पर एटॉमिक नंबर है, एन यहाँ पर शेल नंबर है। तो इससे हम किसी भी शेल की एनर्जी निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। तो ये हमें किसके बारे में बताता है? ये हमें बताता है शेप ऑफ ऑर्बिटल, हमारे ऑर्बिटल्स की शेप कैसी है, ये हमें उसके बारे में बताता है। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें किसके बारे में बताता है? वो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में प्रेजेंट है। और ये हमें किसके बारे में बताता है? शेप ऑफ ऑर्बिटल के बारे में और सब शेल के बारे में। इलेक्ट्रॉन हमारा सबसे पहले कहाँ होता है? शेल में, और शेल के अंदर क्या होती है? सब शेल होती है। तो एजीमुथल हमें सब शेल के बारे में बताता है, प्रिंसिपल हमें शेल के बारे में बताता है। तो शेल में कौन सी सब शेल है, ये हमें एजीमुथल बताता है। तो सब शेल जो होती है वो होती है S, P, D, F, और इसे हम एंगुलर क्वांटम नंबर भी बोलते हैं। और ये हमें शेप ऑफ सबशेल के बारे में बताता है कि हमारी सबशेल की शेप कैसी है। और इट डिफाइन द थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स 3D डायमेंशन में पाए जाते हैं, ये उसके बारे में बताता है, उनकी शेप के बारे में बताता है, थ्री डायमेंशनल शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। तो सबसे पहले आता है प्रिंसिपल, वो हमें क्या बताता है? शेल के बारे में बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में प्रेजेंट है। फिर आता है एजीमुथल, जो हमें बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स कौन सी सब शेल में है, और ये इसकी शेप भी बताता है। जैसे एस जो होता है वो स्पेरिकल शेप होती है, पी जो होती है उसकी डम्बल शेप होती है, डी जो होती है उसकी डबल डम्बल होती है, और एफ की कॉम्प्लेक्स शेप होती है। तो ये हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और सबशेल, कौन सी सबशेल में हमारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, उसके बारे में बताता है। तो एल की अगर मैं वैल्यू की बात करूंगी, वो होगी लेस देन इक्वल टू n-1 और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं n की वैल्यू 1 रख लूँ, मतलब मैं फर्स्ट शेल की बात करूँ, तो क्या होगी? n-1। तो n-1 हमारा क्या आ गया? n की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँ, 1-1 0, तो l की वैल्यू क्या आ गई? 0। तो 0 जो होती है वो हमारी s सबशेल होती है, और उसकी शेप कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है। अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ, तो हमारी l की वैल्यू क्या आएगी? 2-1, वो कितना होता है? 1। और वो हमारी कौन सी सबशेल होती है? p होती है, जिसकी शेप कैसी होती है? हमारी डम्बल शेप होती है। अगर मैं n की वैल्यू 3 रखूं, मतलब 3 शेल की बात करूं, तो उसमें कितनी सब शेल होती है? तो n-1 कितनी हुई? l की वैल्यू कितनी आई? 2। और वो क्या होती है? हमारी d। और उसकी शेप कैसी होती है? डबल डम्बल शेप होती है। अगर मैं n की वैल्यू 4 रखूं, तो l की वैल्यू हमारी क्या आएगी? मतलब हमारी सब शेल कितनी होगी? उसमें 3 सब शेल होगी, जो होगी हमारी f की, और उसकी शेप जो होती है वो कॉम्प्लिकेटेड शेप होती है। फिर से देखिए एग्जाम्पल, अगर हमारे पास n की वैल्यू 1 है, तो l की वैल्यू क्या होगी? n-1, मतलब 0 होगी। और सबशेल कितनी होगी? उसमें a की सबशेल होगी, वो कौन सी होगी? s सबशेल होगी। हमारे पास नंबर ऑफ शेल जो होती है वो इजिकल्स टू होती है नंबर ऑफ सबशेल के। जितनी शेल होगी उतनी ही क्या होगी? सबशेल होगी। अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो उसमें 2 ही क्या होगी? सबशेल होगी। कौन सी होगी? s और p। तो देखिए n की वैल्यू क्या है? 2, तो l की वैल्यू क्या होगी हमारे पास? 0 और 1। अब 0 किसके लिए आता है? s के लिए आता है, और 1 किसके लिए आता है? p के लिए आता है। तो हमारी सबशेल कौन सी हुई? 2s और 2p। अगर n की वैल्यू 3 है, तो उसमें 3 क्या होगी? सबशेल होगी। कौन सी होगी? s, p, d। तो l की वैल्यू क्या होगी? l की वैल्यू होगी 0, 1, 2, और सबशेल कौन सी होगी? 3s, 3p, 3d। नेक्स्ट है हमारा n की वैल्यू अगर 4 है, तो आप बताइए l की वैल्यू कितनी होगी? n-1 के अकॉर्डिंग बताना। तो हमारी 0 भी होगी, 1 भी होगी, 2 भी होगी, और 3 भी होगी। और सब शेल कितनी होगी? हमारी 4 होगी। क्यों? क्योंकि हमारे पास शेल कितनी है? 4, और सब शेल भी कितनी होगी? 4 होगी। अब कौन सी होगी? S, P, D, F। तो हमारी सब शेल हुई 4s, 4p, 4d, 4f। क्यों? क्योंकि हमारी नंबर ऑफ शेल कितनी है? 4 है। आई होप आपको प्रिंसिपल और एजीमुथल क्वांटम नंबर अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो ये भी हमें दो चीज़ों के बारे में बताता है। वो कौन सी है? ये बताता है हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और ये ओरिएंटेशन बताता है सब शेल की, कि वो किस टाइप से ओरिएंटेट है। तो सबसे पहले हम फिर से स्टार्ट करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें बताता है शेल के बारे में कि हमारा इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में है। एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमें सब शेल के बारे में बताता है, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है और उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और जो m की जो वैल्यू है वो -l से +l तक होती है, इंक्लूडिंग 0। 0 भी हम उनको इंक्लूड करते हैं।
इसमें आपको दो फॉर्मूलेज याद रखने हैं। फर्स्ट है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए सबशेल, मतलब हमारी सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, तो वो क्या होते हैं 2l+1। नेक्स्ट हमारा नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन ए शेल, हमारी शेल में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, तो उसका फॉर्मूला होता है n²। तो चलिए इसे भी एग्जांपल से समझते हैं, तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हमारे n की वैल्यू क्या है 1 है, तो l की वैल्यू हमारे पास क्या होगी 0 होगी। m की वैल्यू भी क्या होगी हमारे पास 0 ही होगी, क्योंकि हमें -l से +l तक जाना है और l की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास m की भी क्या होगी 0 ही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, मतलब हमारे पास नंबर ऑफ सबशेल कितनी है 2 है, उसमें l की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। m की वैल्यू कितनी होगी -l से +l तक, l की वैल्यू कितनी है 1, तो हमें -1 से +1 तक जाना है। तो बीच में जितने भी नंबर्स आते हैं हमें उनको भी इंक्लूड करना है। तो हमें -1 0 आता है, फिर +1 आता है। अगर n की वैल्यू हमारे पास 3 है तो l की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी, और n की वैल्यू क्या होगी -2 से +2 तक, तो क्या होगी -2 -1 0 +1 +2। तो उसमें जितने भी इंटीजर आते हैं हमें उनको भी क्या करना है इंक्लूड करना है। अगर n की वैल्यू 4 हुई तो l की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, और m की वैल्यू क्या होगी -l से +l तक, मतलब -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। आई होप आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में कि कितनी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है हमारी सब शेल में। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 2l+1। फॉर एग्जांपल देखिए l की वैल्यू 0 है, तो m की वैल्यू मैंने आपको बताई थी 0 ही होगी, और उसमें सब शेल कौन सी होगी 0 के लिए हम s को बोलते हैं, s होगी हमारी सब शेल। तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो फॉर्मूला क्या है 2l+1। l की वैल्यू क्या है 0, तो 0 + 1 1, तो उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी होंगे 1 ही होंगे। नेक्स्ट हमारे l की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमारे सबशेल कौन सी होगी p सबशेल होगी, और हमारे पास n की वैल्यू क्या होगी -l से +l, मतलब -1 0 +1। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे। ऑर्बिटल्स जो मैंने बॉक्स बनाए हैं उन्हें ऑर्बिटल्स बोलते हैं। ऐसे कोई बॉक्स की कोई जगह नहीं होती, हम बस मान लेते हैं कि हम इन ऑर्बिटल्स को बॉक्स जैसा मानते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है 2l+1। l की वैल्यू कितनी है 1 है, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे, l की जगह पर 1 रख दो, 2+1 कितनी हुई 3, तो हमारे सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे p में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। नेक्स्ट हमारे पास है l की वैल्यू 2, तो 2 के लिए हम d सबशेल यूज़ करते हैं। अब उसमें नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे -2 -1 0 +1 +2। अब फॉर्मूला आप देख सकते हो 2l+1, l की जगह में 2 रखना है, तो 2 × 2 4, 4 + 1 कितने 5, तो उसमें 5 ऑर्बिटल्स होंगे। ऐसे ही आप f के लिए काउंट कर सकते हो। l की वैल्यू कितनी है 3, तो इस फॉर्मूले आप l की वैल्यू 3 रखो, तो 3 × 2 6, 6 + 1 7, तो हमारी f सबशेल में कितनी ऑर्बिटल्स है 7 ऑर्बिटल्स हैं। और इसमें क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। हम समराइज करते हैं चीज़ों को, तो n की वैल्यू 1 है, मतलब हमारे पास शेल कौन सी है 1 है। l की वैल्यू क्या होगी n-1, तो l क्या है हमारे पास 0, और 0 कौन सी सबशेल होती है हमारी s सबशेल होती है। और m की वैल्यू क्या होगी -l से +l तक, तो 0 में -l से +0 ही आता है, तो 0, और उसमें ऑर्बिटल्स कितनी होगी 1 होगी। मैंने आपको फॉर्मूले से काउंट करना सिखाया था। तो हमारी कौन सी सबशेल हुई 1s। नेक्स्ट हमारी n की वैल्यू 2 है, तो उसमें l की वैल्यू क्या होगी 0 भी होगी 1 भी होगी। नेक्स्ट अगर हमारे पास n की वैल्यू 2 है, तो हमारी l की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, और 0 कौन सी सबशेल होती है s, और 1 होगी, और 1 कौन सी सबशेल होती है p सबशेल होती है। तो 0 के लिए m की वैल्यू 0 होगी, और 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी -1 से +1 तक जाना है हमें, तो -1 0 +1, और उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, तो p में कितने होते हैं ऑर्बिटल्स 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो आप बताइए अगर n की वैल्यू 3 है तो l की वैल्यू क्या होगी। l की वैल्यू होगी 0 1 2। 0 के लिए हम कौन सी सबशेल यूज़ करते हैं, 0 के लिए हम करते हैं s, 1 के लिए कौन सी करते हैं p, और 2 के लिए d। अब m की वैल्यू आप मुझे बताइएगा, अगर l की वैल्यू 0 है तो m की वैल्यू भी क्या होगी 0 होगी, और उसमें ऑर्बिटल्स कितनी होगी 1 होगी ऑर्बिटल्स।
ठीक है। और अगर L की वैल्यू 1 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -1 से +1 तक। ऑर्बिटल्स कितनी होगी, 3, और सबशेल कौन सी होगी, हमारी 3p सबशेल होगी। L की वैल्यू क्या है, 2 है, तो हमें M की वैल्यू कैसे आएगी, -2 से +2 तक। और उसमें ऑर्बिटल्स कितनी होगी, 5 ऑर्बिटल्स होगी, और हमारी सबशेल कौन सी होगी, 3d सबशेल होगी। नेक्स्ट हमारी शेल कौन सी है, 4th, मतलब n की वैल्यू क्या है, 4th है, तो L की वैल्यू क्या होगी, 0 1 2 3, और आपकी सबशेल कौन सी होगी, 0 के लिए S, 1 के लिए P, 2 के लिए D, 3 के लिए F। M की वैल्यू आप मुझे बताना। तो अगर हमारी L की वैल्यू 3 है तो M की वैल्यू क्या होगी, -3 से +3 तक जाना है हमें, तो -3 -2 -1 0 +1 +2 +3। और अब हमारी शेल कौन सी होगी, मतलब सबशेल कौन सी होगी, 4f सबशेल होगी। और उसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे ये आप मुझे बताओगे। तो एक क्वेश्चन है, हाउ मैनी सबशेल ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन n इजिकल्स टू 3, मतलब अगर n की वैल्यू 3 है तो कितने सबशेल और ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर बताती हूँ। अगर n की वैल्यू 3 है तो n इजिकल्स टू 3, तो उसमें सबशेल कौन सी होगी, सबशेल होती है हमारी L। L का होगा उसमें n-1, तो 0 1 2, 2 तक जाना है। 0 के लिए हमारे पास कौन सी सबशेल होती है, S होती है। 1 के लिए हमारे पास P होती है, और 2 के लिए हमारे पास D होती है। इनकी वैल्यू आप मुझे बता सकते हो, -L से +L तक जाना है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सबशेल के बारे में। तो नंबर ऑफ सबशेल जो होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, नंबर ऑफ शेल की। तो हमारे पास नंबर ऑफ शेल कितनी है, 3, तो उसमें 3 ही क्या होगी, सबशेल होगी, और वो कौन सी है, SPD। ठीक है। अब हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बात करते हैं कि हमारी शेल में कितने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है। तो इसका फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन ए शेल इक्वल्स टू n की स्क्वायर, मतलब हमारे n जो होता है उसकी स्क्वायर करनी है। n कितना है, 3, तो उसकी स्क्वायर कितनी हो गई, 9। तो हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी है, 9 है। तो आप काउंट भी कर सकते हो, हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स जो है वो 9 है। नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा है स्पिन क्वांटम नंबर्स। तो ये हमें स्पिन के बारे में बताता है कि इट्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, यानी हमारी इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। क्लॉकवाइज है, मतलब अगर एक की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होगी तो दूसरे की क्या होगी, एंटी क्लॉकवाइज होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होंगे। तो हमारे इलेक्ट्रॉन की अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन है तो S की वैल्यू +½ होगी, अगर एंटी क्लॉकवाइज है तो उसकी -½ होगी। मतलब अगर एक क्लॉकवाइज है तो दूसरा ऑटोमेटिकली क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, दोनों की सेम डायरेक्शन नहीं होगी। तो आप देखते हो कोई एक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन है वो एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, मतलब एक की डायरेक्शन अपर होती है तो एक की लोअर होती है। तो एक की वैल्यू जो होगी वो +½ होगी, एक की -½ होगी। तो यही है हमारे क्वांटम नंबर्स। तो चलिए रिवाइज करते हैं क्वांटम नंबर को। सबसे पहले आता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो हमें शेल के बारे में बताता है कि हमारे इलेक्ट्रॉन्स कौन सी शेल में प्रेजेंट है। सेकेंड होता है हमारा एजीमुथल, जो हमें शेप ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। थर्ड है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ये हमें ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो किस टाइप से ओरिएंटेड है, एक्स एक्सिस में है, वाई में है, या फिर जेड में है। और फोर्थ आता है हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जो हमें इलेक्ट्रॉन की स्पिन को बारे में बताता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन सी स्पिन में है, क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है। तो यही थी क्वांटम नंबर्स। और आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना, और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।